नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल रिंदु एडू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वीडियो के ये इसका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्रम बाय क्रम आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो ये टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि, कि जो भारत का संविधान है वो कैसे बना और किन किन को शामिल किया, इससे पहले संविधान बनने कैसे बना, संविधान क्या था उसमें, ऐसा संविधान। तो आज इस टॉपिक में आज सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक को अच्छे से हमने कवर किया है, ताकि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से आपके समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या है। तो दोस्तों, संविधान सभी राज्यों का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान सर्वोच्च सभी राज्यों का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान सरकार के संगठन, शक्तियां, कार्यों के संबंध में नियमों का संग्रह होता है। संविधान क्या होता है? संगठन, शक्तियां, कार्यों के संबंध में नियमों का संग्रह होता है, जिसमें राज्य के मूलभूत सिद्धांतों, उसके नागरिकों के बीच होने वाले संबंधों को परिभाषित करता है। संविधान राज्य को चलाने वाली व्यवस्था का एक दस्तावेज होता है, जो राज्य को चलाता है, जिसमें राष्ट्र की प्राथमिकताओं को बोध होता है। संविधान के 3 अंग हैं। दोस्तों, संविधान के 3 अंग हैं। वो सबसे पहला है विधानपालिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है न्यायपालिका। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विधानपालिका। विधानपालिका किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जननीतियाँ बनाने, बदलने, हटाने का अधिकार हो, तो उसे विधानपालिका कहते हैं। विधानपालिका राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे में कानून व जननीतियों को बनाने, बदलने, हटाने का अधिकार होता है, विधानपालिका कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यपालिका। दोस्तों, कार्यपालिका का कार्य जो कानून व जननीतियाँ बनाई गई हैं उन सभी का पालन करवाना होता है, कार्यपालिका। नेक्स्ट देखते हैं न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका का कार्य है जो कानून व जननीतियाँ बन गई हैं उनकी व्याख्या करना, न्यायपालिका का काम होता है। संविधान के 3 अंग राज्य के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तीनों जो अंग हैं उनमें नागरिकों के अधिकारों को और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। संविधान के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों, संघ और राज्य संबंध, संशोधन प्रक्रिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि को परिभाषित किया गया है संविधान के तीनों अंगों के नाम। इसके बाद जिससे परिभाषित किया गया है जिससे सरकार उचित परिस्थितियों में निर्णय ले सकती है और राज्य को सुचारू रूप से चला सकती है। इसके बाद देखते हैं संविधान के प्रकार। तो दोस्तों, संविधान के 4 प्रकार हैं संविधान के। वो हैं, एक होता है लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान, तीसरा है लचीला संविधान, चौथा है कठोर संविधान। तो सबसे पहले देखते हैं लिखित संविधान। वह संविधान जो एक पुस्तक के रूप में होता है, वह संविधान जो एक पुस्तक के रूप में होता था, यह विचार पूर्वक तैयार किया गया व अधिनियमित होता है। विचार पूर्वक तैयार किया गया व अधिनियमित होता है। यह संविधान सभा या विधायिका द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान, आयरलैंड, कनाडा, जापान आदि देशों का संविधान। विश्व में सबसे पुराना जो संविधान है वो है अमेरिका का, जो 1787 में लागू हुआ था। अलिखित संविधान देखते हैं। अलिखित संविधान की कोई रूपरेखा नहीं होती। अलिखित संविधान में किसी संविधान की रूपरेखा नहीं होती। यह संविधान पुस्तक के रूप में लिखी नहीं होती है और ना ही संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया होता है। यह संविधान देश और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यह संविधान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शासन पत्रों, विधियों और प्रथाओं का समूह होता है। जो अलिखित संविधान का उदाहरण वो ब्रिटेन का संविधान इसका उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं लचीला संविधान। लचीला संविधान वह संविधान जिसमें सरलता से संशोधन किया जा सकता है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला संविधान है, उसमें संशोधन करने के लिए साधारण मतों की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखते हैं कठोर संविधान। वह संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत जटिल होता है, उसे कठिन संविधान कहते हैं। इसमें संशोधन करने के लिए सरकार को 2/3 या 3/4 मतों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जो भारत का संविधान है वो ना तो ज़्यादा कठिन है और ना ही ज़्यादा लचीला संविधान है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। दोस्तों, एथेंस को संविधान की जननी कहा जाता है और स्विट्जरलैंड को गणतंत्र लोकतंत्र की जननी माना जाता है। दोस्तों, देखते हैं मैग्ना कार्टा क्या है। यह इंग्लैंड का कानून परिपत्र है जिसमें इंग्लैंड के राजा किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव पर जारी किया गया था।
ये मैग्ना कार्टा क्या था? इंग्लैंड का कानूनी परिपथ है, जिसमें इंग्लैंड के राजा किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव पर जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में पहला लिखित प्रपत्र था। अब देखते हैं भारतीय संविधान के जो निर्माण की जो पृष्ठभूमि है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, इसके बाद धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ा। व्यापार के साथ साथ उन्होंने जो नवाब या जो राजनीति पे या शासकों पे उनका फिर लड़ाइयाँ छिड़ी शासन व्यवस्था के लिए, शासन के लिए। इसके बाद इसका जो सबसे पहला था तो वो था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला व ब्रिटेन की सेना के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जिसमें नवाब की सेना 50,000 सैनिक थे तथा ब्रिटेन की जो सेना थी उसमें 3,000 सैनिक थे। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो नवाब का सेनापति था मीर जाफर, जो नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया और जब युद्ध हुआ तो उसने बहुत सेना अपनी, युद्ध में तो थे लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं किया। इस वजह से क्या हुआ कि जो बंगाल का नवाब था वो हार गया और इसके बाद जो अंग्रेज़ों ने उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। इसमें क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला हार गया। इसके बाद जो मीर जाफर, ब्रिटिश सरकार ने उसको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इसके बाद जब वो नवाब बना दिया उसको, तो इन अंग्रेज़ों को इसने 24 परगने ज़िले की जो जमींदारी है वो अंग्रेज़ों को इसने 24 परगने ज़िले की दे दिया उनको जमींदारी के लिए। इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो संभाल रहे थे। इसके साथ साथ बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला इसके तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाएं इसमें क्या थी? मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने संयुक्त रूप से युद्ध किया, जिसमें अंग्रेज़ों की सेना बहुत बहादुरी से युद्ध किया और युद्ध जीत गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने कठपुतली राजा, जो बंगाल में उन्होंने कठपुतली नवाब बना रखा था, उसको उन्होंने हटा दिया और पूरा जो बंगाल है अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई उसमें क्या हुआ कि जो मुगल सम्राट थे उन्होंने बंगाल को अंग्रेज़ों को दे दिया। जो 64 में युद्ध हुआ बक्सर का, इसके बाद 65 में इलाहाबाद की संधि हुई। और संधि में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को बंगाल को दे दिया गया अंग्रेज़ों को, और रॉबर्ट क्लाइव को भारत का पहला गवर्नर बना दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेज़ों ने समय समय पर अनेक, अब संविधान निर्माण की जो पृष्ठभूमि है उसको पढ़ते हैं। तो अंग्रेज़ों ने समय समय पर अनेक अधिनियमों, एक्टों को पास करके भारत में शासन किया, जो बाद में भारतीय संविधान में शामिल हुए। भारतीय संविधान का प्रशासनिक जो ढांचा है वो मुख्य रूप से ब्रिटेन से मिलता जुलता है। भारत में अंग्रेजों ने जो शासन किया उसके दो भाग हैं। एक तो भाग है कंपनी शासन 1857 के विद्रोह तक, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहाँ तक कंपनी का शासन है। इसके बाद 1858 से 15 अगस्त 1947 तक दूसरा शासन है, वो है ब्रिटिश ताज का शासन। तो इसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियमों को, कुछ को पढ़ते हैं। तो जो पहला है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने व विनियमित करने का पहला प्रयास था। रेगुलेटिंग एक्ट में जो द्वारा भारत की, इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके साथ साथ मद्रास और जो मुंबई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए। इस प्रकार लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। बंगाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। और इसके साथ 1972 में अंग्रेजों ने जिला कलेक्टरों की नियुक्त करने की शुरुआत की। इसके बाद अगला जो एक्ट आया वो था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार तथा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली को स्थापित किया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक दायित्वों को 6 सदस्यों को नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया। जो राजनीतिक दायित्व थे उनके लिए 6 सदस्यों का एक नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया, जो कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करता था। कंपनी राज का अधीनस्थ विभाग बन गया।
जो ईस्ट इंडिया में क्या हुआ, कंपनी राजा का एक अधीनस्थ विभाग बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत में इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति कहा जाता था। मतलब जो भी क्षेत्र अंग्रेज पाते थे वो ब्रिटिश राजा के अधीन चले गए और वो संपत्ति ब्रिटेन की संपत्ति में काउंट होने लगी। नागरिक, सैन्य, राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया। इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जो राजस्व, सैनिक और सैन्य, नागरिक और राजस्व मामलों को नियंत्रण रखने के लिए एक बोर्ड बना दिया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन किया गया। इसके बाद आया चार्टर अधिनियम 1793। इस अधिनियम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी परिषद पर जो शक्ति प्रदान किया गया था उसका विस्तार कर दिया गया और सभी गवर्नर जनरल तथा प्रेसिडेंसी गवर्नर भी इसमें शामिल किए। इसमें इन सभी की शक्तियां बढ़ा दी गई चार्टर अधिनियम 1793 में। इसके साथ साथ इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल व गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन की अनिवार्यता कर दी गई कि इसमें जो भी गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ की जो नियुक्ति होगी उसमें शाही जो परिवार है ब्रिटेन का उसकी अनुमोदन अनिवार्य होना, मतलब वहाँ से परमिशन मिलना जरूरी कर दिया गया। इसमें निर्धारित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा उसके कर्मचारियों का जो भुगतान है वो भारतीय राजस्व से किया जाएगा। इसमें क्या हुआ, जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं और कर्मचारियों का जो भुगतान है वो भारतीय राजस्व से किया जाएगा, जो 1919 तक जारी रहा। जो स्टार्ट हुआ था वो चार्टर अधिनियम 1793 से और चला गया 1919 तक जारी रहा। ब्रिटिश सरकार को कंपनी सालाना 5 लाख पाउंड भुगतान करेगी। जो कंपनी है वो ब्रिटिश सरकार को 5 लाख पाउंड सालाना भुगतान करेगी, वो भी आवश्यक खर्चों के बाद। इसके बाद आया चार्टर अधिनियम 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी अपने वाणिज्य एकाधिकार से वंचित हो गई। इसमें क्या किया, कंपनी को अपने वाणिज्य अधिकार से वंचित कर दिया गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी जो इससे पहले ब्रिटिश क्राउन की तरफ से अधिकार पूर्वक शासन कर रही थी तो उसकी शक्ति को कम कर दिया गया। इस एक्ट में क्या हुआ कि उसकी जो शक्ति थी, उसका जो पावर था वो कम कर दिया गया। इस चार्टर द्वारा साहित्य, पुनरुद्धार और शिक्षा के लिए इन्होंने 1 लाख सालाना खर्च करना सुनिश्चित किया। इस चार्टर के द्वारा भारत में 1 लाख सालाना खर्च किया जाएगा शिक्षा में, चार्टर अधिनियम 1813 में। इसके बाद नेक्स्ट अधिनियम आया 1833। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत सरकार की शुरुआत हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्य गतिविधियों का अंत हो गया। इसमें क्या किया, वाणिज्य गतिविधियों को कंपनी की उसकी बंद कर दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को सभी प्रकार की नागरिक सैन्य शक्तियां प्रदान की गई तथा मद्रास, मुंबई के गवर्नर को भी अपनी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1853 आया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। परिषद के विधायी कार्य अलग कर दिए गए। भारत के सभी प्रांतों से एक प्रतिनिधि को केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद भेजने की व्यवस्था की गई। जो चार्टर एक्ट आया 1853 में। इसके साथ साथ प्रांतों से प्रतिनिधि भेजने से जो परिणामों के निर्णय प्रक्रियाओं में उनका महत्व बढ़ गया। इसके बाद कंपनी के लोक सेवकों की भर्ती, खुली भर्ती प्रणाली इसमें लागू की गई इस एक्ट के द्वारा कि भारत के जो कंपनी के लिए लोक सेवकों की खुली भर्ती प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। इसके बाद देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जो 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आया जो भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में क्या हुआ कि 1857 का जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह हुआ तो लेकिन वो सफल नहीं रहा, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए जिससे इस प्रकार का विद्रोह फिर कभी ना हो सके। जब 1757 का विद्रोह हुआ था, भारत सरकार का क्षेत्र तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्व को कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि भारत सरकार का जो क्षेत्र व ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजस्व वो ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया, कंपनी शासन खत्म कर दिया गया कंपनी। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का सचिव का एजेंट माना जाने लगा। भारत के जो गवर्नर जनरल को भारत का सचिव का एजेंट माना जाने लगा इस अधिनियम के द्वारा। इसके बाद भारत में ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रयोग सचिव करने लगा। इसकी जो ब्रिटिश सरकार की जो भारत की शक्तियां थी वो सचिव करने लगा। भारत का सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी। इसकी जो सहायता के लिए 15 सदस्यों की काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ब्रिटिश शासन में पहली बार विधायी कार्यों को करने के लिए गवर्नर जनरल की कर्मचारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीयों को सम्मिलित करने की दिशा में कार्य था।
इस अधिनियम से मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां प्राप्त हुई तथा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव के सिद्धांतों का परिचय हुआ। इसमें गवर्नर जनरल को नामांकन की शक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद इस विधायी परिषद के कार्य क्षेत्रों में विस्तार हुआ तथा बजट संबंधी चर्चा करने के लिए कार्यकारिणी समक्ष प्रश्न करने की शक्तियां प्रदान की गई। इसमें जो परिषद के कार्य क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया तथा बजट में जो चर्चा करने और कार्यकारिणी के लिए समक्ष प्रश्न करने की शक्तियां दे दी गई इसमें। इसके बाद देखते हैं भारत परिषद अधिनियम तथा मार्ले मिंटो सुधार 1919। लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे तथा लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन भारत सचिव थे। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के आकार कार्यप्रणाली में विस्तार हुआ। इस अधिनियम से पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई तथा मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम द्वारा मार्ले मिंटो सुधार में 1919 में इस अधिनियम द्वारा संप्रदायवाद को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक माना जाता है। फिर इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें भारत के जो तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से यह अधिनियम प्रसिद्ध है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का अलग अलग निर्धारण कर प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को अपनी अपनी विषय सूची से संबंधित कानून बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया। इसमें कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने अपने विषय सूची से संबंधित कानून बना सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनीय प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के द्वारा भारत सभी प्रांतों इकाइयों के रूप में रजवाड़ों को सम्मिलित करके अखिल भारतीय परिसंघ करने की स्थापना की गई इस अधिनियम द्वारा, लेकिन प्रिंस स्टेट इसमें शामिल नहीं हुए तो ये रह गया ऐसे ही। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित कर दिया गया है। केंद्र और इकाइयों को शक्तियों को 3 विभागों में 3 सूचियों में विभाजित कर दिया गया। शेष अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया तथा उसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता ने ले ली। इसके बाद देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के द्वारा परिसंघ में और द्वैध शासन से जुड़े प्रावधान 1947 तक प्रभावी न होने के कारण भारत सरकार अधिनियम का जो भारत सरकार का कामकाज था वो 1919 का जो अधिनियम था उसके अनुसार चलता रहा। तो दोस्तों एक मेरा प्रयास था कि आपको इस टॉपिक में हम आपको कुछ बेहतर समझा पाएँ, बता पाएँ। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट बाद में आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल रिंदु एडु क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।